नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है, जिसके तहत हमने सभी एक्ट पढ़े हैं अपने। इससे पहले का जो वीडियो आपने देखा होगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ा हमने। आज का जो वीडियो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया कि केंद्र में जो विधान परिषद थी उसमें अतिरिक्त सदस्यों की क्या कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई। इसमें हम सीटों का बंटवारा देखेंगे कैसे कैसे होता है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पार्ट 2 पढ़ेंगे। मतलब इसमें केंद्र में जो विधान परिषद है, केंद्र की विधान परिषद, इसमें क्या होता है, जिसमें सीट्स का बंटवारा कैसे होता है उसके बारे में हमने जानना है। देखिए, परमानेंट जो पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य कितनी संख्या है जी, 8+1 है। एक तो वाइसराय है और बाकी उसके 8 जो है उसकी परिषद के मेंबर है, यानी कि कुल संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। और बोला गया कि वाइसराय अपनी परिषद में कम से कम 16 मेंबर और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 60 मेंबर को क्या कर सकता है, रख सकता है। मिनिमम कितने मेंबर जी, 16 मेंबर और मैक्सिमम कितने मेंबर, 60 मेंबर। आप एक बात बताइए, केंद्र की विधान परिषद में अब टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? अगर मैक्सिमम 60 होते हैं ये वाले और 9 जो परमानेंट मेंबर है, तो टोटल हो जाएंगे, टोटल कितने मेंबर, 69 मेंबर हो जाएंगे। 60 + 9 69 मेंबर हो जाएंगे। अब इनमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा, देखिए जरा। सरकारी मेंबर, सरकारी जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे जी, 37 होंगे। और गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य 32 मेंबर होंगे। ओके जी, मान लिया। यहाँ पे हमने देखना है कि जो अपने 9 हैं वो पदेन है, 9 क्या है, पदेन सदस्य हैं। तो बाकी कितने बचे, जो सरकारी मेंबर है, कितने बचे जी, 28 मेंबर। ये क्या है, नॉमिनेटेड होते हैं जी, नॉमिनेटेड। ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा होते हैं, वाइसराय के द्वारा, वाइसराय के द्वारा नॉमिनेशन इनको मिलता है। सरकारी सदस्य होते हैं केंद्र की विधान परिषद में। और यहाँ हम देखते हैं इसमें से जो गैर सरकारी सदस्य हैं, इसमें से भी 5 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड होंगे जी। और नॉमिनेट करेगा कौन, वाइसराय करेगा, ठीक है जी। बाकी कितने बचे, 27 बचे। अब 27 में से 13 जो सदस्य होंगे, 13 सदस्य साधारण निर्वाचन से आएंगे। कहां से, साधारण निर्वाचन से, साधारण निर्वाचन से आएंगे। और 6 जो मेंबर होंगे वो जमींदार कम्युनिटी से, जमींदार कम्युनिटी से होंगे, ठीक है जी, मान लिया। और 6 जो होंगे मुस्लिम निर्वाचक मंडल को मिली सीटें, मुस्लिम निर्वाचक मंडल को 6 सीटें दी जाती हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और 2 सीट किसको दी जाती है, वाणिज्य संघ को। 2 सीट किसको दी जाती है, वाणिज्य संघ को सीटें मिलती हैं, वाणिज्य संघ। यहां तक क्लियर होगा आपको। देखिए, केंद्र विधान परिषद में परमानेंट मेंबर कितने, 9, 8+1, खुद एक वाइसराय और 8 उसकी परिषद में हो गए। इस एक्ट के तहत बोला गया कि केंद्र की विधान परिषद में मिनिमम 16 मेंबर और मैक्सिमम 60 मेंबर को यहाँ रखा जा सकता है। और टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे केंद्र में,
60 मैक्सिमम और 9 69 हो गए। और इसमें से सरकारी और गैर सरकारी को बांट लिया जाए तो सरकारी 37, गैर सरकारी 32 होंगे। और इस 37 में से 9 तो परमानेंट हो गई और आपके 28 क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे वायसराय के द्वारा। और यहाँ पर 32 में से 5 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे वायसराय के द्वारा और 27 मेंबर देखिए, जिसमें से 13 सदस्य साधारण निर्वाचन से आएंगे, 6 सदस्य जमींदार कम्युनिटी से, 6 सदस्य मुस्लिम निर्वाचक मंडल से, 2 सदस्य आएंगे आपके वाणिज्य संघ से। अब बहुमत की बात करें तो केंद्र में जो बहुमत था वो वायसराय की परिषद के पास ही बना रहा। कैसे, देखते हैं। आप ये बताइए, जो ये 37 मेंबर हैं, 37 मेंबर आपके सरकारी सदस्य हो गए, ठीक है जी। और 5 ये वाले मेंबर, 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं गैर सरकारी सदस्य के, ये किसके पक्ष में अपना वोट देंगे, किसके पक्ष में देंगे जी, वायसराय के पक्ष में देंगे। तो कितना हो गया, ये हो गए हमारे 42। और इधर देखिए कितने बचे, 27। तो बहुमत किसकी तरफ रहेगा, बहुमत किसके पास रहेगा, वायसराय की परिषद के पास ही रह जाएगा। तो आपने ये सीटों का बंटवारा ध्यान से रखना है। इसमें से मैं आपको जो 6 मुस्लिम निर्वाचक मंडल है इसकी सीट का बंटवारा भी अभी बताती हूँ। मुस्लिम निर्वाचक मंडल कितनी सीटें मिली जी इनको, टोटल सीट मिलती हैं 6 सीटें, 6 सीटें इनको मिलती हैं। उसमें से बंगाल में कितनी सीटें मिली इनको जी, 2 सीट मिलती है। कहाँ पर, बंगाल में। बिहार उड़ीसा में, बिहार प्लस उड़ीसा में इनको सीट मिलती है, 1 सीट मिलती है। बम्बई में इनको 1 सीट, मद्रास में इनको 1 सीट और संयुक्त प्रांत में भी इनको सीट मिलती है। कितनी, 1 सीट मिलती है। इस तरह इनकी सीटों का बंटवारा इन क्षेत्रों से ये अपने सदस्य को खड़ा करेंगे, अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सकते, ये ध्यान में रखना है। मुस्लिम निर्वाचक मंडल को सीटें कितनी, 6 सीटें। उसमें से बंगाल से कितनी, 2, बिहार उड़ीसा से 1, बम्बई से 1, मद्रास से 1, संयुक्त प्रांत से भी 1 होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रांतों के बारे में। प्रांतों की जो विधान परिषद है, प्रांतों की विधान परिषद के बारे में, प्रांतों की विधान परिषद में कहते हैं जी, इसमें भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, इसमें भी सदस्यों की संख्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसमें जो गैर सरकारी सदस्य हैं उसका बहुमत बना रहेगा। बहुमत किसका जी, बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहेगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग प्रांत थे उसमें सीटों का बंटवारा कैसे हुआ। हम देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है पंजाब। पंजाब में कितनी सीटें जी, 25। बर्मा में 16 सीटें। अपना बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इन तीनों में कितनी सीटें रहेंगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आएगा संयुक्त प्रांत, कलकत्ता नहीं, संयुक्त प्रांत में इन सब में जी कितनी कितनी सीटें होंगी, प्रत्येक में। यहाँ पे भी 42 है, इसके पास भी कितनी है, 42 है, इसके पास भी 42 सीट है। अगला जो हमारा प्रांत है वो हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल में कितनी सीटें हैं जी, बंगाल में
52 सीट्स हैं। कितनी सीट हैं जी बंगाल में? 52 सीट हैं बंगाल के पास। ये तो होगी हमारे प्रांतों की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। पंजाब में कितनी? 25, बर्मा में कितनी? 16, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मद्रास तीनों में 42, 42, 42 और बंगाल में 52 है। अब हम और ये भी ध्यान रखना है कि प्रांतों में जो बहुमत है वो गैर सरकारी सदस्यों के हाथों में रहेगा और केंद्र में वायसराय की परिषद के पास और प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों के पास बहुमत बना रहेगा। जो अभी हमने पढ़ना है कि जो ये उम्मीदवार होंगे, जिनके वोटिंग मतदाता होंगे, उम्मीदवार होंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या निर्धारित की गई, यहाँ पे हमने ये पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उम्मीदवार। जो नेता जो या उम्मीदवार वोटिंग के लिए खड़ा होगा, उम्मीदवार की बात करें, क्या योग्यता होनी चाहिए भाई? सबसे पहले वो मेल होना चाहिए, केवल पुरुष ही होना चाहिए। ठीक है जी, मान लिया। आयु कितनी चाहिए जी? आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। आयु कितनी निर्धारित की गई? आयु 21 वर्ष की। तीसरा हम याद रखेंगे, मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मान लिया जी। अगला जी, उसे क्या है, वो न्यायालय द्वारा 6 महीने से ज़्यादा सजा उसने ना काटी हो। न्यायालय द्वारा 6 महीने से ज़्यादा उसने सजा ना काटी हो, मतलब उसको ज़्यादा सजा ना मिली हो और प्रशासनिक कार्यों से उसको निष्कासित ना किया हो, मतलब उसको निकाला ना गया हो, प्रशासनिक सेवा से उसको निकाला ना गया हो। हम लिखेंगे प्रशासनिक सेवा से न निकाला गया हो। ठीक है जी। वो राजकीय अपराधी नहीं होना चाहिए, राजकीय अपराधी नहीं होना चाहिए, ओके जी। आगे है कि उसे देश निकाला ना मिला हो, मतलब उसको देश से निकालने की सजा ना मिली हो। देश निकाला न मिला हो। इधर बात करते हैं हम, जो मतदाता होंगे, मतदान जो लोग करेंगे, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। मतदाता की योग्यता देखते हैं जी। मतदाता यानी कि वोटर कौन होना चाहिए भाई? केवल पुरुष होने चाहिए, नॉट फीमेल को यहाँ वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिलता। ठीक है जी। दूसरा, आयु इनकी क्या होनी चाहिए? आयु 21 वर्ष की ही होनी चाहिए। ओके जी। तीसरा हम याद रखेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्या? मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मान लिया जी। ठीक है जी। और ये योग्यताएं, कोई व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, इसका निर्धारण कौन करेगा? कौन करता था जी? वायसराय करता था। और इस चीज़ का काफ़ी विरोध भी हुआ था कि वायसराय चाहे तो किसी योग्य व्यक्ति को अयोग्य ठहरा भी सकता है ना। तो ये हमारा मार्ले मिंटो रिफॉर्म का सेकंड पार्ट था। जो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जो ये एक्ट बन के आया, इसको गांधी जी ने क्या कहा भाई? कहते इस रिफॉर्म ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। ये स्टेटमेंट कई बार पूछ ली जाती है कि 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया, उसके बारे में महात्मा गांधी जी के कथन क्या थे? यही कथन थे जी कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और मार्ले ने क्या बोला? मार्ले जो भारत के राज्य सचिव थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या बोला कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, मतलब कि जहरीले नाग के दांत बो रहे हैं।
तो आपने ये 2-3-4 स्टेटमेंट्स हैं इनकी याद रखनी है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।